ये लड़की शाजिया आखिर हमारे साथ क्यों चिपकी हुई है? मैंने चौंक कर ग्लोरिया की तरफ देखा। उसने किसी लड़की के सिलसिले में आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैंने कहा, असल में उसका भाई नजीर बहुत आड़े वक्त में मेरे काम आया था। फिर इसी दौरान में उसकी माँ का इंतकाल हो गया। बेचारी मजलूम लड़की है और तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि वो न सिर्फ कराटे में बल्कि निशानेबाजी में भी ताक है। ग्लोरिया ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। आजकल इन फनून में बेशतर लड़कियां बहुत आगे हैं। बस ये कि उसकी वाहिद क्वालिटी उसकी खूबसूरती है। उसमें तुम्हें कांता की झलक नजर आती है, बल्कि बाज़ औक़ात पुश्त से तो वो मुझे बिल्कुल कांता ही लगती है। फिर वो संजीदा हो गई। बोली, कामरान, शाजिया जज्बाती लड़की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उस मासूम लड़की से फ्लर्ट मत करना। या तो उससे शादी कर लो या फिर उसे साफ साफ बता दो कि वो तुमसे कोई उम्मीद वाबस्ता न करे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इतनी पारसा नहीं हूँ। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और ये भी जानते हो कि अब तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई दाखिल नहीं होगा। मैं जिस माशरे से ताल्लुक रखती हूँ वहाँ मर्दों का बेक वक्त कई लड़कियों से ताल्लुक मायूब नहीं समझा जाता। मगर शाजिया की बात और है। मैं ये बात किसी हसद या जलन की वजह से नहीं कह रही हूँ, बल्कि मुझे उस मासूम लड़की पर तरस आता है। मैं जानती हूँ कि तुम भी शादी वगैरह के झमेले में नहीं पड़ोगे। मैं कांता के सिलसिले में भी यही बात तुमसे करने वाली थी, मगर उस वक्त तक तीर कमान से निकल चुका था। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि मुझे कांता ने सब कुछ खुद ही बता दिया था। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान वापस आ गए थे। मैंने मजाक के मूड में कहा, हैरत अंगेज, लड़कियां तो ऐसे मौकों पर दूसरी लड़कियों से हसद महसूस करती हैं। तुम उनकी वकालत कर रही हो। फिर मैंने हंसकर कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी खिदमात पेश कर रही हो? मेरी बात पर ग्लोरिया तल्ख अंदाज में हंसी। बोली, मेरी खिदमात? मैं तो बहुत पहले अपने आप को तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। फिर वो हंसकर बोली, फर्ज करो कांता भी यहाँ आ जाए, फिर तुम क्या करोगे? वो तो शाजिया को कत्ल कर देगी। मैंने कहा, तुम्हारे जहन में ऐसी तरकीब है कि शाजिया से मेरा पीछा छूट जाए तो उसे जरूर आजमाओ। मुझे उस पर बिल्कुल एतराज नहीं होगा। उसी वक्त मेन गेट खुलने की आवाज आई तो ग्लोरिया खड़ी हो गई। तैमूर भी आ गया था। तैमूर ने आते ही कहा, वाह भाई वाह, इस बहाने हम लोगों की सैर भी हो गई। एक जगह रुककर आइसक्रीम भी खाई और सुनसान सड़कों पर ड्राइविंग का लुत्फ भी उठाया। मगर हमारे ताकुब में कोई गाड़ी तो दरकनार, ट्राइसिकल भी नहीं थी। ये ग्लोरिया बाज़ औक़ात भड़कने पर आए तो अपने साए से भी भड़कती है। ग्लोरिया बोली, ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि उनकी कैद में तुम नहीं बल्कि मैं रही हूँ। तुम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर गौर करते हो। मैं हर मामले को बहुत दूर तक देखने की आती हूँ। तंजीम के बड़ों में मेरा शुमार इसलिए नहीं होता था कि मैं खूबसूरत हूँ, बल्कि मैंने उसकी बात काट दी। कहा, ग्लोरिया प्लीज, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि तुम न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बेपनाह खूबसूरत हो। मगर उसके साथ साथ तुम्हारी खूबसूरत खोपड़ी में दिमाग भी है। मैंने तुम्हारा वो रूप भी देखा है जब तंजीम के बड़े बड़े सूरमा तुमसे बात करते हुए डरते थे। मैंने उसका मूड ठीक करने को कहा। यह बात गलत भी नहीं थी। खुद तैमूर भी उससे बात करते हुए हकलाता था। कैद के दौरान में शायद उन लोगों ने उसकी इतनी तजलील की थी कि वो इंतहाई तल्ख मिजाज हो गई थी। तंजीम के बड़े अब भी उसके नाम ही से लरसते थे। मैं तो महज यूं ही उसके साथ नत्थी हो गया था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर वो ग्लोरिया फिर बेदार हो रही है जो कभी बड़े बड़ों पर हुक्मरानी करती थी। मेरी वजह से वो उन लोगों से भी इतनी फ्री हो गई थी, मगर अब शायद उसे तैमूर या किसी का भी इस लहजे में बात करना खल रहा था। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा, मैं अब भी मुतमईन नहीं हूँ। तुम्हारे उस दुरानी ने तुम्हें जो ट्रांसमीटर दिया है उसमें भी कोई ऐसी डिवाइस पोशीदा हो सकती है जो लोकेशन फाइंड कर सके। नजीर ने कहा, यह भी कोई मसला नहीं है। एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मेरा दोस्त है। उसने 10 साल उसी कंपनी में काम किया है जहां ये ट्रांसमीटर तैयार हुआ है। वो चंद मिनट में बता देगा कि इसमें लोकेशन फाइंडर मौजूद है या नहीं। मैंने कहा, वो छूटते ही पहला सवाल ये करेगा कि हमारे पास ये ट्रांसमीटर कहां से आया। ग्लोरिया ने तल्ख लहजे में कहा, इतनी जाहिल भी नहीं हूं मैं। वो ट्रांसमीटर जरा मुझे दिखाओ, मैं अभी मालूम किया लेती हूँ कि उसमें लोकेशन फाइंडर है या नहीं। मैंने खामोशी के साथ ट्रांसमीटर निकाल कर ग्लोरिया के हवाले कर दिया। वो काफी देर तक उसे उलट पलट कर देखती रही, फिर बोली, इसका एक हल और भी है। दुरानी कदीर की आवाज नहीं पहचानता होगा। नजीर उसे ट्रांसमीटर पर कॉल करेगा और बताएगा कि हमने कामरान को अगवा कर लिया है। उसकी जिंदगी चाहते हो तो 5 करोड़ का बंदोबस्त कर लो। दुरानी रकम का बंदोबस्त करने की बजाय लोकेशन फाइंडर के जरिए वहां पहुंचकर कामरान की बाजियाबी की कोशिश करेगा। हम लोग शहर के किसी 5 स्टार होटल में एक दिन के लिए कमरा बुक कर लेते हैं। ये सारी कार्रवाई वहीं से होगी। मैं जानता था कि उस वक्त ग्लोरिया की मुखालफत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो करेगी वही जो कुछ उसने तय कर लिया है। तैमूर ने उसी वक्त फोन उठाया और हॉलीडे इन का नंबर डायरेक्टरी में देखकर डायल करने लगा। ग्लोरिया का सर्द रवैया देखकर उसने भी मुखालिफत की कोशिश नहीं की थी, वरना मुझे खदशा था कि तैमूर की मुखालिफत से वो एक मर्तबा फिर मुश्तइल हो जाए। ग्लोरिया ने कदरे नरम लहजे में कहा, हाँ शाजिया, तुम्हारे लिए भी एक काम है। तुम मुझे जल्द अज जल्द उर्दू सिखाओगी।
शाजिया हंसकर बोली, ये भी कोई काम है? आप कहें तो मैं आज ही आपको उर्दू सिखाना शुरू कर देती हूँ। ग्लोरिया बोली, उसके अल्फाबेट्स बल्कि बहुत से जुमले मैंने तैमूर से सीख लिए हैं। मैं उर्दू भी बोल लेती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल तुम लोगों की तरह उर्दू बोलूँ। शाजिया ने कहा, इसमें तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। ग्लोरिया ने कहर आलूद नजरों से शाजिया को घूरा। बोली, मुझे कोई भी जुबान सीखने की सलाहियत गॉड गिफ्टेड है। मैंने फ्रेंच सिर्फ 2 माह में सीखी थी। इटालियन सीखने में भी तकरीबन इतना ही अरसा लगा था। स्पेनिश सीखने में अलबत्ता मुझे 3 महीने लग गए थे, जबकि मैं इन जबानों की अबजद से भी वाकिफ नहीं थी। शाजिया ने कहा, उर्दू वैसे तो बहुत आसान है, मगर उसे अहले जबान की तरह बोलना जरा मुश्किल है। उसमें ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम वक्त में उर्दू सिखा दूं। इसके लिए मैं किताबों की लिस्ट तैमूर को दे दूंगी। तैमूर ने कहा, हॉलीडे इन में कमरे रिजर्व हो चुके हैं। ग्लोरिया बोली, ठीक है। एक कमरे में कामरान और मैं ठहरेंगे, दूसरे कमरे में ट्रांसमीटर लेकर तुम और नजीर ठहर जाना। बस अब चलने की तैयारी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो शाजिया से मुखातिब हुई, बोली, तुम यहीं रहोगी और तमाम फोन कॉल्स अटेंड करोगी। हमारे बारे में लाइल्मी का इजहार करना। वैसे यहाँ काफी गार्ड्स हैं कि तुम्हें खौफजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर चंद मिनट के बाद हम उसी तरह 2 गाड़ियों में रवाना हो गए। हॉलीडे इन के वो दोनों कमरे 5वीं मंजिल पर थे और आमने सामने थे। ग्लोरिया की हिदायत पर नजीर ने फौरन ही ऑपरेटर्स ऑन कर दिया और करख्त लहजे में बोला, हेलो, एनीबॉडी रिसीविंग? हेलो, दुरानी की आवाज आई, केडी इज रिसीविंग। कौन हो तुम? नजीर ने तंजिया लहजे में कहा, मैं काला चोर हूँ। वक्त जाया करने की बजाय मेरी बात गौर से सुनो। हमने कामरान को अगवा कर लिया है। दुरानी शायद दूसरी तरफ बुरी तरह उछला होगा, बोला, व्हाट? कामरान को तुम लोगों ने अगवा कर लिया? उसके लहजे में बेयकीनी थी। नजीर बोला, अगर इसमें तुम्हें कुछ शुबा है तो अभी तुम्हारी उससे बात करवा दें, बेचारा शदीद अजियत में है इस वक्त। दुरानी बोला, मैं यकीन नहीं कर सकता, कामरान से मेरी बात करवाओ। नजीर ने तंजिया लहजे में कहा, इसमें यकीन करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कामरान साहब कोई आसमानी मखलूक नहीं थे कि उन्हें अगवा करना नामुमकिन होता। बहरहाल बात करना चाहते हो तो बात भी कर लो। फिर वो दुरानी को सुनाने के लिए बोला, इसे जरा आगे लाओ। मैंने जानबूझकर कमजोर सी आवाज निकाली, कहा, हेलो दुरानी, इन लोगों ने मुझे वाकई अगवा कर लिया है और तशद्दुद भी किया है। नजीर ने फौरन मेरे हाथ से ऑपरेटर्स छीन लिया। बोला, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सुपरमैन कामरान को उठाना भी मुमकिन है। दुरानी ने गुर्रा कर कहा, क्या चाहते हो? नजीर हंसकर बोला, तुमने बहुत देर बाद ये सवाल किया, वरना दूसरे लोग तो पहला सवाल ही ये करते हैं। मैं तुमसे सौदेबाजी करना चाहता हूँ। दुरानी गुर्रा कर बोला, कैसी सौदेबाजी? नजीर बोला, भाई कामरान तुम्हारा दोस्त है या कोई रिश्तेदार है? इसने हमें अभी तक ये तो नहीं बताया, मगर इसके कब्जे से ये ट्रांसमीटर बरामद हुआ था, इसलिए हमने तुमसे राब्ता कर लिया। वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। इसकी जबान खुलवाने के लिए तो हमें काफी मेहनत करना पड़ेगी। दुरानी ने इत्मीनान से कहा, तो फिर तुम ये मेहनत कर डालो। कामरान से मेरा भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि उसके अगवा से मुझ पर कोई असर पड़े। मेरी तो खुद इससे ठनी हुई है। इसने मेरे एक आदमी को हलाक करके ये ट्रांसमीटर हासिल किया है। हाँ, इस ट्रांसमीटर का सौदा कर सकते हो तुम। दुरानी ने यूं कहा जैसे ट्रांसमीटर मुझसे ज्यादा अहम है। नजीर गुर्रा कर बोला, क्या मतलब? उसे वाकई गुस्सा आ गया। दुरानी बोला, मतलब ये कि इस ट्रांसमीटर के मैं तुम्हें 50,000 दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा सेट अधूरा रह जाएगा, वरना इसकी असल कीमत 50,000 भी नहीं है। नजीर बोला, तो फिर छोड़ो इस सौदेबाजी को। कामरान में दूसरी कई पार्टीज भी इंटरेस्टेड हैं, मैं उनसे सौदेबाजी कर लूंगा, बाय। ये कहकर नजीर ने ऑपरेटर्स का बटन ऑफ कर दिया। ग्लोरिया बोली, वेरी गुड। तुम अपनी आवाज की घनगरज और लहजे की कड़वाहट से पेशावर अगवा करने वाले मालूम हो रहे थे। अब तुम नीचे जाकर होटल के लाउंज में ऐसी जगह बैठ जाओ जहां से मुश्तबा अफराद पर नजर रखी जा सके। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, तैमूर, तुम होटल के सामने जो पार्क है वहां ऐसी जगह मुंतखब करो कि किसी की नजरों में आए बगैर होटल के दाखिली दरवाजे की निगरानी कर सको। तैमूर और नजीर खामोशी से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गए। मैंने कहा, तुम खामखा अपना वक्त ही जाया कर रही हो, मुझे भी इतने अरसे में बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ा है। दुरानी ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ग्लोरिया बोली, सिर्फ आध पौन घंटे की बात है, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। मैंने कहा, सब कुछ तो सामने आ गया है। उसने तो कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया कि वो मुझे तलाश कर लेगा। ग्लोरिया ने तल्ख लहजे में कहा, हाँ, वो तो तुम्हारी दोस्ती से ही दस्तबरदार हो गया, उसे सिर्फ अपने ट्रांसमीटर की फिक्र है। अचानक ट्रांसमीटर पर फिर इशारा मौसूल हुआ और दुरानी की आवाज आई, हेलो, केडी कॉलिंग। हेलो। ग्लोरिया ने कहा, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, अब बस इंतजार करो। ट्रांसमीटर से मुसलसल दुरानी की आवाज आ रही थी, हेलो, तुम अगर वाकई संजीदा हो तो अपनी डिमांड बताओ। कामरान हमारे लिए बहुत कीमती है, तुम्हें कितनी रकम की जरूरत है? हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हम दोनों में से किसी ने भी उसकी कॉल का जवाब न दिया। 2 मिनट के बाद ट्रांसमीटर से फिर दुरानी की आवाज उभरी,
सुनो बदमाश, अगर कामरान को खराश भी आई या तुमने उसे किसी और के हवाले किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि फिर अरसे तक किसी को तावान के लिए अगवा नहीं करोगे। मुझे जल्द ही मालूम हो जाएगा कि तुमने कामरान का सौदा किन लोगों से किया है। मैं उन्हीं के जरिए तुम तक पहुंचूंगा। अगर कुछ दिन मजीद रहना चाहते हो तो कामरान को ट्रांसमीटर समेत छोड़ दो। अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। हम दोनों खामोशी से उसकी डिमांड सुनते रहे। फिर ग्लोरिया ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मेरी नजरें घड़ी पर थीं। उसकी सुइयां बहुत आहिस्तगी से आगे सरक रही थीं। तकरीबन 40 मिनट के बाद भी कुछ न हुआ। मैंने ग्लोरिया से कहा, अब तैमूर और नजीर को बुला लो और वापस चलो, मगर उसने मजीद कुछ देर इंतजार करने को तरजीह दी। 1.25 घंटा वहां जाया करने के बाद हम लोग वहां से बखैरियत वापस हो गए। तैमूर बहुत तंजिया अंदाज में ग्लोरिया को देख रहा था, मगर वो हर तरफ से बेपरवाह कह कहे लगा रही थी। बाबा साईं के बंगले पर पहुंचकर मैंने ग्लोरिया से कहा, न जाने कितने अफराद को उन लोगों ने महज शुबे में उठा लिया होगा। ग्लोरिया बोली, हाँ, अब उसकी कॉल का जवाब दे दो। मैं चंद मिनट ट्रांसमीटर हाथ में लिए उसे घूरता रहा और सोचता रहा कि दुरानी को क्या कहानी सुनाऊं जिससे वो मुतमईन हो जाए। फिर मैंने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया और दुरानी को कॉल की। हेलो, जीवन कॉलिंग फॉर केडी। फौरन ही दूसरी तरफ से आवाज आई, केडी रिसीविंग। तुम कहाँ हो कामरान? मैंने थके हुए अंदाज में बोलने की अदाकारी की। कहा, सब बता दूंगा, अभी तो मैं उन लोगों के चुंगल से निकल आया हूँ। ये खासी तफसीली बात है जो इस वक्त नहीं हो सकती। वैसे मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे साथियों ने इस सिलसिले में बहुत काम किया है। ग्लोरिया अगर न होती तो मैं कभी उनके चुंगल से न निकल सकता। मुलाकात होने पर मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। फिलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। दुरानी ने शिकवा किया। बोला, मैंने इसीलिए अपने 2 आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजे थे। मैंने कहा, उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गलती मेरी ही थी। इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब आइंदा इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। दुरानी बोला, तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कामरान। बुरा न मानो तो मैं अपने आदमी। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, अरे नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बाद में राब्ता करूंगा। मुलाकात का वक्त और मकाम तय कर लूंगा। अगर ग्लोरिया और तैमूर मेरे साथ हों तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? दुरानी बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे ग्लोरिया से मिलने का भी बहुत इश्तियाक है। मैंने सुना है कि वो लड़की नहीं, बिजली है, जो बैक वक्त कई अफराद से निमट सकती है। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं जल्द ही तुमसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। ये कहकर मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर हम लोग फौरन ही पोल्ट्री फार्म की तरफ रवाना हो गए। पोल्ट्री फार्म पर हस्बे मामूल वही चहल पहल थी। गोया यहाँ बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग हो रही थी। मैंने पहले पीटर की खबर लेना मुनासिब समझा। मैं और ग्लोरिया पीटर के कमरे में दाखिल हुए तो ग्लोरिया को देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम? फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा तारीक हो गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, देखो पीटर, मैं खामखा किसी पर तशद्दुद करने का आदी नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जिस्म को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर मैं कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मगर इस सिलसिले में ये ग्लोरिया बहुत सफ़ाक है। ये झूठ बोलने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शती। यूं भी ये इस वक्त तुम लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए बहुत मोहतात होकर मेरे सवालों के जवाब देना। पीटर बोला, तुम क्या समझते हो कि अब तक मेरी गुमशुदगी की खबर मेरे सिफारत खाने को नहीं हुई होगी? मैंने भनक कर कहा, भाड़ में गया तुम्हारा सिफारत खाना। अगर तुम्हारा सिफारत खाना इसी तरह जराइम पेशा अफराद को यहाँ लाता रहा तो मैं चुन चुन कर उनका सफाया करता रहूंगा। फिर मैं मौजू बदल कर बोला, तुम किस मिशन पर पाकिस्तान आए थे? वो बोला, मैं अमेरिका का एक बाइज्जत शहरी हूं और तुम? मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि चटाख की आवाज दाखिली दरवाजे तक गई होगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। तुम किस मिशन पर पाकिस्तान आए थे और भारतीय एजेंसी रॉ से तुम्हारी क्या साजबाज चल रही है? जवाब में पीटर ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। ग्लोरिया ने दांत पीस कर कहा, इसे मेरे हवाले कर दो कामरान, अभी ये फर बोलने लगेगा। मैंने कहा, मैं इसे एक मौका और देना चाहता हूं। फिर मैं पीटर से मुखातिब हुआ। कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट में अगर तुमने जबान न खोली तो मैं तुम्हें वाकई ग्लोरिया के हवाले करके चला जाऊंगा। ये कहकर मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें जमा दी। पीटर खामोशी से अपने होंठों पर जबान फेरता रहा। 4 ही मिनट गुजरे थे कि वो बोला, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो मेरी जिंदगी की क्या जमानत है? मैंने कहा, अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं और पाकिस्तान से डिपोर्ट करवा दूं। पीटर ने अजीब से लहजे में कहा, तुम मुसलमान हो? कसम खाकर कहो कि मुझे कोई गजंद नहीं पहुंचाओगे। मैंने कहा, मैं कसम खाता हूं कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया और उसकी तस्दीक भी हो गई तो मेरे हाथों से तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंचेगा। ग्लोरिया चीख कर बोली, कामरान, ये तुमने कसम क्यों खा ली? मैं तो इसे कुत्ते की मौत मारना चाहती थी। मैंने पीटर की नजर बचाकर उसे आंख मारी। कहा, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता ग्लोरिया। मेरे ख्याल में पीटर को कुछ पीने के लिए मंगवा दो ताकि ये कुछ बताने के काबिल हो सके। फिर मैं पीटर से बोला,
क्या पियोगे? वो बोला, अगर स्कॉच मिल जाए तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारे आदमियों ने मुझे खाने को खूब दिया है, मगर कल से विस्की का एक कतरा भी पीने को नहीं मिला। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए विस्की भिजवाता हूँ। आओ ग्लोरिया, इसे विस्की पीकर पुरसुकून होने दो ताकि ये कोई बात भूल न जाए। ये कहकर मैं ग्लोरिया के साथ कमरे से निकल गया। बाहर निकलकर ग्लोरिया बोली, आखिर तुम्हें कसम खाने की क्या जरूरत थी? मैं तो उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने कहा, तुमने मेरी कसम पर गौर नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कसम खाई है कि मैं उसे गजंत नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जब चाहो उसके टुकड़े कर सकती हो, मगर जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद। फिर मैंने एक मुलाजिम के जरिए पीटर को विस्की, सोडा और बर्फ के क्यूब भिजवा दिए और उसे हिदायत कर दी कि पीटर के सिर्फ हाथ खोलना और उससे कम से कम 4-5 फुट के फासले पर रहना। अपनी गन का रुख उसी की तरफ रखना। फिर मैंने एहतियातन एक आदमी पीटर के कमरे के दरवाजे पर भी मुतय्यन कर दिया। वहां से हम महरम खान की तरफ आए। वो जाल में जकड़े हुए शेर की तरह गुर्रा रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, इस तरह रस्सियों में बांध कर तो कुत्ते भी शेर पर भौंकते हैं। मेरी रस्सियां खोल दो, फिर मैं तुम्हारी मर्दानगी देखूं। मैंने कहा, तुम मर्दानगी की बात कर रहे हो? तुम्हें तो ये लड़की ही इतनी बुरी तरह मारेगी कि तुम अगर जिंदा रहे तो बाकी जिंदगी बिस्तर पर गुजारोगे। और तुम्हें रस्सियों में बांधने से पहले 10 आदमियों ने नहीं पकड़ा था। मैंने तन्हा तुम्हें काबू किया था। ये बात तुम इतनी जल्दी भूल गए। फिर मैं बात बदलते हुए बोला, खैर तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। पहले तुम मेरे चंद सवालों के जवाब दो। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो बोला, तुम मेरी जबान खुलवाओगे? तुम? मैंने कहा, ग्लोरिया, इसकी जबान खुलवाओ। ग्लोरिया ने एक मुलाजिम को बुलाकर पानी गर्म करने वाली रॉड और एक इस्त्री मंगवाई। बोली, तुम तो खैर चीज क्या हो, मैंने तो बड़े बड़े सुरमाओं को बोलने पर मजबूर कर दिया है। महरम खान ओबाश लहजे में बोला, इसके लिए इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? इस लंगूर को कमरे से बाहर निकाल कर मेरे हाथ खोल दो। उसने मेरी तरफ इशारा किया। फिर बोला, मैं सिर्फ आधे घंटे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसी खूबसूरत लड़की की कुर्बत से तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। मैं तो फिर गोश्त पोस्त का इंसान हूँ। ग्लोरिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर महरम खान के मुंह पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो फर्श पर बैठा हुआ था। लात खाते ही वो पीठ के बल जमीन पर गिरा। वो तो गनीमत था कि उस वक्त ग्लोरिया के पैरों में जूतों की बजाय फोम के चप्पल थे, वरना महरम खान की खोपड़ी तड़क जाती। लात खाने के बाद भी वो ढिठाई से बोला, बाबा, तुम अंग्रेज लड़कियां ये मोटे कपड़े की पैंट क्यों पहनती हो? उसका इशारा ग्लोरिया की जीन्स की तरफ था। फिर बोला, तुम्हें तो हल्के फुल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। फिर वो आंखें बंद करके बोला, एक अंग्रेज लड़की को भी एक दफा अगवा किया था। वो भी तुम्हारी तरह मोटे कपड़े की ये पैंट पहने हुए थी, मगर वो तो बेचारी मुझे देखकर बहुत खौफजदा हुई थी। वो अपने मुल्क से घूमने फिरने आई थी और मोहिंजोदाड़ो जा रही थी। मैंने उसे 1 महीना रखा, फिर दिल भर गया तो उसे छोड़ दिया। उसी वक्त एक आदमी हीटिंग रॉड और इस्त्री लेकर आ गया। ग्लोरिया ने कहा, कर चुका बकवास या अभी जारी है? फिर वो कमरे में स्विच बोर्ड तलाश करने लगी। दरवाजे के साथ ही दाएं जानिब स्विच बोर्ड था। ग्लोरिया ने हीटिंग रॉड का प्लग सॉकेट में लगाकर उसे ऑन कर दिया। उसने मुझसे कहा, इसके जिस्म से कमीज उतार दो। मैंने आगे बढ़कर उतारने की बजाय उसकी कमीज फाड़ कर उसके जिस्म से अलहदा कर दी। वो इंतहाई कसरती जिस्म का मालिक था, जिससे उसकी बेपनाह ताकत का अंदाजा होता था। जिस्म पर रीछ की तरह बेतहाशा बाल थे। वो ग्लोरिया को ऐसी हरीसाना नजरों से देख रहा था जैसे भूखा कुत्ता कसाई की दुकान पर लटके हुए गोश्त को देखता है। चंद लम्हों में हीटिंग रॉड सुर्ख हो गई। ग्लोरिया ने उसका प्लग सॉकेट से निकाला और महरम खान की तरफ बढ़ी। फिर उसने अचानक रॉड का सुर्ख सिरा महरम खान के पेट की नाजुक खाल पर जमा दिया। कमरे में महरम खान की घुटी घुटी कराह गूंजी। फिर उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। मैं उसकी कुव्वत बर्दाश्त पर अशश कर उठा। उसकी जगह कोई और होता तो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीखे मारता। कमरे में इंसानी गोश्त, चर्बी और बाल जलने की नागवार बू फैल गई। इसी दौरान में तैमूर तकरीबन दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, पीटर की हालत बहुत खराब है, उसे शायद दिल का दौरा पड़ा है। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाल कर दी है कि अगर ये दवा उसे 3 दिन तक न मिले तो उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। मैंने कहा, दवा की पर्ची मुझे दे दो, मैं ये दवा लेकर आता हूँ। उस वक्त तक तुम इस सूरमा की जबान खुलवाओ। मेरी वापसी तक इस गूंगे को जबान मिल जानी चाहिए। ये कहकर मैं तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मैंने लैंड क्रूजर की बजाय पजेरो इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि पजेरो गाड़ियां शहर में उस वक्त खासी तादाद में मौजूद थीं। उसके मुकाबले में लैंड क्रूजर खाल खाल ही दिखाई देती थी। मैं गाड़ी की वजह से नुमाया नहीं होना चाहता था। मैंने शहर के 3-4 बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स पर कोशिश की। आखिर मेरी मतलूबा दवा 5वें स्टोर पर मिल गई। मैं दवा लेकर दुकान से बाहर निकल रहा था कि एक फकीर ने मेरा रास्ता रोक लिया। बोला, ओ सखी, तेरे बच्चे जिए, कुछ दे जा। मेरे हाथ में दवा के बचे हुए बाकी पैसे थे। मैंने उन्हीं में से फकीर को पैसे देना चाहे,
मगर उनमें से 100 का एक नोट नीचे गिरा। मैं जो ही उसे उठाने के लिए नीचे झुका, एक धमाका हुआ और गोली मेरे सर पर से गुजरती हुई दुकान के शोकेस का शीशा तोड़कर दूसरी तरफ निकल गई। मैंने देखा 12-13 साल का एक बच्चा अंधाधुंध एक तरफ भागा जा रहा था। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद ही मिनट में उसे जा लिया। रिवॉल्वर उस वक्त भी उसके हाथ में था। वो बुरी तरह सहमा हुआ था। लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा होने लगा तो मैंने बच्चे से रिवॉल्वर लेकर जेब में रखा और फिर मैं पुलिस वालों की तरह करख्त लहजे में बोला, आप में से जिसने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ थाने चलकर अपना बयान लिखवाएं। ये सुनते ही मजमा काई की तरह छट गया। मैं हैरान था कि आखिर उस बच्चे को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैंने उसे पजेरों में बिठाया और फौरी तौर पर बाबा साईं के बंगले का रुख किया ताकि अगर कोई ताकुब भी करे तो हमारे ठिकाने पर न पहुंचे।